6 नवंबर से और फरवरी के अंत तक महात्मा गांधी नोआखली और टिपेरा के अलग अलग गांवों में घूमते रहे। यानी पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और पूरी जनवरी और पूरी फरवरी, लगभग लगभग 4 महीने महात्मा गांधी उस इलाके में घूमते रहे शांति की स्थापना के प्रयास में, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था। 1 मिनट रुक के यह सवाल पूछ लूं कि जो लोग उस समय हिंदू हितों की बात करते थे, सावरकर, गोलवरकर और बड़े बड़े लोग, इनमें से कोई भी नोआखली क्यों नहीं पहुंचा हिंदुओं की जान बचाने के लिए? जहां हिंदू वास्तव में संकट में थे, वहां तो इनमें से कोई नहीं गया। और आज इनके शिष्य सवाल उठाते हैं कि महात्मा गांधी वहां हिंसा क्यों नहीं रोक पाए। भाई, उन्होंने कम से कम कोशिश तो की। नमस्कार, द क्रेडिबल हिस्ट्री पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। नोआखली को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, लगातार बातें होती हैं। गांधी को नोआखली के जरिए कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। अभी पिछले दिनों जब मैं आज तक के कार्यक्रम में गया था, वहां पर भी जो संगीत रागी आए हुए थे, प्रोफेसर संगीत रागी, जो दक्षिणपंथी माने जाते हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया और पहले भी लगातार नोआखली को लेकर सवाल उठते रहे हैं। मेरे पास कई वीडियोज भेजे गए जिसमें नोआखली को लेकर सवाल उठाए गए थे। एक जगह कहा गया कि नोआखली को वो अपने भरोसे छोड़ दिया उन्होंने और फिर वापस लौट आए, वगैरह वगैरह सब कुछ। नोआखली में हुआ क्या था और गांधी की नोआखली में भूमिका क्या थी, मैं बहुत विस्तार से आज बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। नोआखली उस जमाने में बंगाल का हिस्सा था, अब वो बांग्लादेश का हिस्सा है। एक छोटा सा इलाका था और वहां पर डायरेक्ट एक्शन के कुछ दिनों बाद हिंसा शुरू हुई थी। जाहिर तौर पर वहां मुस्लिम बहुमत का इलाका था, हिंदू कम थे वहां पर, तो वहां जो हिंसा हुई थी वो हिंदू उससे प्रभावित हुए और कई दिनों तक पूरे देश में इसकी खबर नहीं आई। फिर जब कुछ लोग भागकर किसी तरह से कलकत्ता पहुंचे, तो कलकत्ता में आने के बाद जो कुछ उन्होंने बताया वो अखबारों में छपा और अखबारों में जब छपा तो 17 अक्टूबर 1947 को पहली बार महात्मा गांधी को यह पता चला कि टिपेरा और नोआखली जो आसपास के इलाके हैं वहां क्या हो रहा है। 17 अक्टूबर को जब उनको यह पता चलता है तो उन्होंने तुरंत बंगाल में जो उनके लोग थे उनको वहां जाने के लिए कहा। कलकत्ता में सतीश चंद्र दासगुप्ता थे, उनसे कहा कि आप फटाफट नोआखली पहुंचिए और वहां की जो रिपोर्ट है वो मुझे बताइए। और साथ में आचार्य कृपलानी और उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी को भी वहां जाने के लिए उन्होंने कहा। जब वहां से उनको रिपोर्ट्स मिली और पता चला कि वहां पर क्या हो रहा है, तो 26 अक्टूबर को वो दिल्ली से निकले। 26 अक्टूबर 1947 को दिल्ली से निकले और 29 अक्टूबर को वो कोलकाता पहुंचे। कोलकाता अब कहते हैं, तब तो कलकत्ता ही कहते थे। और कलकत्ता जब वो पहुंचे ही थे तभी उनको खबर मिली कि बिहार में भी दंगे हो रहे हैं और बिहार में जो दंगे हो रहे थे वो मुसलमानों के खिलाफ हो रहे थे, मुसलमान उसमें मारे जा रहे थे। तो कई लोगों ने कहा कि आपको यहां से बिहार लौट जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नोआखली में जो कुछ मैंने सुना है, जितनी बुरी तरह से सारा कुछ हुआ है, उसको जाने बिना, वहां की आग बुझाए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो वहां पर कलकत्ता में जो मुख्यमंत्री थे बंगाल के उस जमाने में, सोहरावर्दी साहब, उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद 6 नवंबर को पहुंचते हैं महात्मा गांधी नोआखली। अब महात्मा गांधी को उस समय बांग्ला नहीं आती थी, तो उनके साथ गए थे निर्मल कुमार बोस, जिनकी यह जिम्मेदारी थी कि वो उनके ट्रांसलेटर की भूमिका निभाएं, यानी जो लोग बंगाली में बोले, बांग्ला में बोले, उसको अनुवाद करके महात्मा गांधी को सुना दें और महात्मा गांधी जो कुछ बोले उसको बांग्ला में अनुवाद करके वहां के लोगों को बता दें। निर्मल कुमार बोस का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि निर्मल कुमार बोस एक तो प्रोफेसर थे, दूसरा नोआखली में लगभग पूरे टाइम महात्मा गांधी के साथ रहने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी है, माय डेज विद गांधी। और ये जो किताब है माय डेज विद गांधी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आराम से आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, खरीद के भी मिल जाएगी और बहुत सारी ऐसी साइट्स पे जहां लीगली आप किताबें डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी आपको ये किताब मिल जाएगी। किताब हासिल करना आपका काम है, नाम मैंने आपको बता दिया। इस किताब की खूबी यह है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की नोआखली में ये डेली डायरी भी है और साथ साथ में सतीश चंद्र जी जो थे वो कोई गांधीवादी नहीं थे, वो गांधी जी से प्रभावित थे, देखना चाहते थे गांधी कैसे काम करते हैं, लेकिन गांधी के भक्त नहीं थे।
तो जो एक दूर से ऑब्जर्वेशन होता है वो भी इसमें आपको मिलेगा। गांधी के कामों की पूरी एनालिसिस आपको मिलेगी। इसलिए नोआ खली को समझने के लिए जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगती है वो मैंने आपको बताया, माई डेज विद गांधी। एक ऐसे आदमी ने लिखी है जो खुद नोआ खली में गांधी के साथ पूरे टाइम था। इस किताब को जब आप पढ़ते हैं और साथ में आप जब महात्मा गांधी का जो अपना कंप्लीट वर्क्स है उसको आप देखते हैं उस पीरियड का, तो आपको समझ में आता है कि नोआ खली में गांधी क्या कर रहे थे। नोआ खली में गांधी एक गांव में जाकर, नारायणपुर के एक गांव में जाकर सबसे पहले अपना डेरा डालते हैं और वहां से रोज पैदल चलना शुरू करते हैं अलग अलग गांवों में। मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी वहां पर किसकी रक्षा के लिए गए थे? हिंदुओं की रक्षा के लिए गए थे, क्योंकि हिंदुओं के साथ ही अत्याचार हो रहा था। और जब महात्मा गांधी वहां जाते हैं तो जो वहां की शासन प्रशासन होता है उसको यह बात कोई खास अच्छी नहीं लगती है और महात्मा गांधी का जबरदस्त विरोध भी होता है, नंबर 1। नंबर 2, नोआ खली जिस तरह का इलाका था, ऐसा नहीं था कि प्लेन सड़कें थीं, सड़कों पर चल के जाना था। जगह जगह से नदियां, नहरें थीं और उनको पार करने के लिए उस जमाने में बांस के पुल बने हुए थे। उन बांस के पुलों पर चलना भी आसान काम नहीं था। गांधी की उम्र उस समय 80 के पास पहुंच रही थी, लेकिन गांधी जी न केवल सिर्फ उन पुलों पर चलना सीखते हैं बल्कि सारे विरोध के बावजूद गांव गांव में जाते हैं। विरोध किस लेवल का था ये मैं आपको बताऊं। गांधी जिस रास्ते से निकलने वाले थे उस रास्ते पर शीशे बिछा दिए गए थे, टूटे हुए शीशे बिछा दिए गए थे। गांधी ने क्या किया पता है? गांधी जी ने अपना जो खड़ाऊं था वो भी उतार दिया और उन्होंने कहा अब मैं नंगे पांव चलूंगा। फिर क्या की गई? गंदगी बिछा दी गई, गोबर, मनुष्य का मल, ये सारा कुछ बिछा दिया गया। गांधी जी ने कहा मुस्कुराते हुए मैं इसके ऊपर से चलूंगा। एक बार गांधी जी शाम को वहां प्रार्थना प्रवचन कर रहे थे, एक व्यक्ति आया, उसने गांधी जी का गला दबाने की कोशिश की। इतनी देर तक गला दबाया कि उनका चेहरा नीला पड़ गया, लेकिन गांधी जी मुस्कुराते रहे और प्रार्थना प्रवचन जारी रखने की कोशिश करते रहे। बाद में उस आदमी ने न सिर्फ उनका गला छोड़ दिया बल्कि उनसे माफी भी मांग ली और तकरीबन 300 गांवों में वो पैदल चल के गए और वहां हिंसा की आग बुझाने की कोशिश की। दरअसल अगर आपको समझना है कि गांधी जी का तरीका क्या था सांप्रदायिकता से लड़ने का, तो नोआ खली सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। गांधी के ऊपर अक्सर आरोप लगता है कि वो मुस्लिम परस्त थे। अक्सर यह कहा जाता है कि मुसलमानों का पक्ष लेते थे, लेकिन गांधी का पक्ष बहुत क्लियर था। गांधी कहते थे कि जहां जो बहुसंख्यक है अगर वो अल्पसंख्यक की रक्षा करेगा तो देश में सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा बना रहेगा। और ये उस भारत में कह रहे थे जो अभी विभाजित नहीं हुआ था, जिसके बहुत सारे इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे और बहुत सारे इलाकों में हिंदू बहुसंख्यक थे। तो जब खबर आई, नोआ खली से जब खबर आई, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि यहां पर कौन परेशान है, उन्होंने ये देखा कि वहां के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा क्योंकि आगे भी मैं इस पर बात करने वाला हूं। और वो वहां पर पहुंचे। जब निर्मल कुमार बोस की आप किताब पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि वहां जाकर उन्होंने किस तरह से हिंसा को रोकने की कोशिश की। पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकते थे, जिस तरह का माहौल था उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकते थे, बाद में तो विभाजन ही हो गया, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उसमें कई आरोप लगाए जाते हैं, कई सारे गांधी के बयान जो हैं वो संदर्भ से काट के कोट किए जाते हैं। जैसे एक बयान है गांधी जी का, उन्होंने कहा कि हंसते हंसते जान दे देना लेकिन अपनी जमीन मत छोड़ना। अब वो जमीन मत छोड़ने वाला हटा दिया जाता है, जान दे देने वाला लगा दिया जाता है, जैसे कि वो कह रहे हो कि हिंदू जो है वो मुसलमानों के हाथों मर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या थ्योरी थी गांधी जी की? कई बार मुझे लगता है कि जब पंडितों का पलायन हो रहा था कश्मीर से, उस समय अगर गांधी होते तो वहां जाते और कश्मीरी पंडितों से कहते कि चाहे जान चली जाए यहां से, निकलो मत, अपना घर मत छोड़ो। और अगर कश्मीरी पंडितों ने घर अपना नहीं छोड़ा होता तो मजबूर होकर सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ते कि वे अपने घरों में ही सुरक्षित रह सकें। आज जिस तरह से कश्मीर पंडितों से खाली हो गया है, शायद उस तरह से खाली नहीं होता। यह थी गांधी की तकनीक। यही चीज वहां पर लोगों उन्होंने कही उन लोगों से जिनके खिलाफ अत्याचार हुआ था। घर घर गए, जिस गांव में 2 परिवार हिंदुओं के या 3 परिवार हिंदुओं के थे वहां भी गए, मुसलमानों के साथ बैठे, उनसे बात की, उनसे पूछा कि भैया तुम्हारी क्या दुश्मनी है, क्यों इनके खिलाफ नफरत फैला रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, वहां की सरकार के ऊपर दबाव बनाया। कांग्रेस के बहुत सारे लोग पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम राहत शिविर लगाना चाहते हैं। गांधी जी ने कहा यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन
जो कुछ हुआ है उसके लिए जिम्मेदार मुस्लिम लीग की सरकार है, इसलिए राहत कार्य भी मुस्लिम लीग की सरकार को ही करना पड़ेगा। और आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि गांधी जी के दबाव में यह राहत कार्य किया गया। 6 नवंबर से और फरवरी के अंत तक महात्मा गांधी नोआखली और टिपेरा के अलग अलग गांवों में घूमते रहे, यानी पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और पूरी जनवरी और पूरी फरवरी, लगभग 4 महीने महात्मा गांधी उस इलाके में घूमते रहे शांति की स्थापना के प्रयास में जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था। 1 मिनट रुक के यह सवाल पूछ लूं कि जो लोग उस समय हिंदू हितों की बात करते थे, सावरकर, गोलवरकर और बड़े बड़े लोग, इनमें से कोई भी नोआखली क्यों नहीं पहुंचा हिंदुओं की जान बचाने के लिए? जहां हिंदू वास्तव में संकट में थे वहां तो इनमें से कोई नहीं गया। और आज इनके शिष्य सवाल उठाते हैं कि महात्मा गांधी वहां हिंसा क्यों नहीं रोक पाए। भाई, उन्होंने कम से कम कोशिश तो की। 4 महीने नंगे पांव अलग अलग गांवों में, 50 से अधिक गांवों में घूमते रहे। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल उन्होंने तय की। कई सारे राहत शिविर स्थापित कराए। यह सारा कुछ तब किया जब दिल्ली में नई सरकार आने का माहौल बन रहा था और सारा कुछ चल रहा था। तो उन सब चीजों से मुक्त होकर महात्मा गांधी नोआखली में अल्पसंख्यक हिंदुओं की जान बचा रहे थे। और आप उनसे सवाल करते हैं, वो लोग सवाल करते हैं जिनके नेता नोआखली में यह देखने भी नहीं गए कि हिंदू मर रहे हैं कि जी रहे हैं। कहते हैं कि वहां से फिर वो बिहार चले आए, 4 महीने वहां रहे वो, उसकी कोई बात नहीं होगी। लेकिन 4 महीने बाद वो बिहार और कलकत्ता में जब बचाने की बात करते हैं, जान बचाने की बात करते हैं, तो आप सवाल उठाते हैं। मैंने आपको बताया कि बिहार में भी बहुत हिंसा हुई थी। बिहार में बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में मुसलमानों को मारा गया था। और गांधी के लिए मैंने कहा कि हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था। इसीलिए नोआखली में तो वो जो अल्पसंख्यक हिंदू थे उनकी जान बचा रहे थे, 4 महीने वहां रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने तय किया कि अब मुझे पटना जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जिस तरह की हिंसा चल रही है अल्पसंख्यकों के साथ, और बिहार में अल्पसंख्यक मुसलमान थे, नोआखली में अल्पसंख्यक हिंदू थे, बिहार में अल्पसंख्यक मुसलमान थे। तो वहां से 2 मार्च को वो पटना पहुंचते हैं और मार्च और अप्रैल 2 महीने पूरे का पूरा वो बिहार में गुजारते हैं। बिहार में रहते हुए भी वो लगातार अपने पत्रों में, अपने लेखों में नोआखली की बात करते हैं। 16 मार्च 1947 को उनका एक भाषण है जो मुस्लिम महिलाओं के बीच में दिया हुआ है बिहार में। वो मुस्लिम महिलाओं से कहते हैं कि मर्द तो आपस में लड़ते जुड़ते रहते हैं, तुम लोग मेल जोल बढ़ाओ, और जब आपस में मेल जोल बढ़ाओगे तो हिंसा के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और उस भाषण में भी वो नोआखली का जिक्र करते हैं। आगे मैं बताऊं, 7 अप्रैल 1947 को जब वो बिहार पटना में थे तो वहां से ही सुहरावर्दी को एक पत्र लिखते हैं और उससे कहते हैं कि नोआखली में जो रिपोर्ट्स मुझे मिल रही हैं वो अच्छी नहीं है, वहां आपको हिंसा रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उसी तारीख को 7 अप्रैल 1947 को माउंटबेटन को भी वो पत्र लिखते हैं और उस पत्र में भी ये कहते हैं कि नोआखली में जो कुछ हो रहा है उसको रोकने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताऊं, 7 अगस्त 1947 यानी आजादी से 8 दिन पहले भी उन्होंने सुहरावर्दी को पत्र लिखा है और नोआखली की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मैं नोआखली में होना चाहता था, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि मैं नोआखली में नहीं जा पा रहा हूं। आपका यह फर्ज बनता है कि नोआखली में जो हिंसा हो रही है उसको आप रोकिए। 11 जुलाई 1947 को उनकी एक प्रार्थना सभा है। उस प्रार्थना सभा में भी वो नोआखली की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं वहां जाना चाहता था, लेकिन जो हालात हैं उनके चलते मैं नहीं जा पा रहा। और हालात क्या थे? अभी वो पटना में थे ही कि दिल्ली से खबरें आने लगी कि दिल्ली में भी हिंसा बहुत तेज फैल गई है। और उसके बाद वो 1 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में जो अल्पसंख्यक मुसलमान थे उनको बचाने की कोशिशें करना शुरू करते हैं। इसी बीच में 16 जुलाई को वो इन जो आजाद हिंद फौज के सैनिक गिरफ्तार थे उनसे मिलने जाते हैं, उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। आप जानते हैं कि आजाद हिंद फौज के जो सैनिक गिरफ्तार होकर आए थे उनको बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने पहलकदमी ली थी, आईएनए डिफेंस कमेटी बनाई थी और उनके मुकदमे लड़े जा रहे थे। और दिल्ली में ही नहीं रह जाते हैं वो, दिल्ली से 3 अगस्त को वो श्रीनगर जाते हैं। श्रीनगर में अल्पसंख्यक कौन थे? कश्मीरी पंडित। श्रीनगर में अल्पसंख्यक कौन थे? हिंदू।
आशंका थी कि कहीं उनके साथ भी कुछ ना हो। साथ में शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार थे और गांधी और नेहरू जानते थे कि कश्मीर में सिर्फ शेख अब्दुल्ला हैं जो भारत में विलय का समर्थन करते हैं। वहां का जो राजा था वो भारत और पाकिस्तान दोनों से विलय नहीं चाहता था, वो चाहता था कि उसका जो इलाका है कश्मीर जो है वो आजाद हो जाए। जबकि शेख अब्दुल्ला भारत और कश्मीर को एक साथ मिलाना चाहते थे, कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे। 3 अगस्त को वो कश्मीर के लिए निकलते हैं, 7 अगस्त को लाहौर पहुंचते हैं, फिर कश्मीर जाते हैं। कश्मीर में अगस्त के पहले हफ्ते में वो रहते हैं और फिर लौट कर आते हैं और लौट कर सीधे फिर पटना चले जाते हैं जहां हिंसा चल रही थी। 9 अगस्त को वो कलकत्ता जाते हैं क्योंकि कलकत्ता से उनको हिंसा की खबरें मिलती हैं। उनकी प्लानिंग थी कि कलकत्ता से वो फिर जाएंगे नोआखली, लेकिन इसी बीच में आ जाता है 15 अगस्त। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो जाते हैं, नोआखली पाकिस्तान में चला जाता है और अब नोआखली जाने के लिए उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट का आदेश चाहिए था, जो उनको नहीं मिलता है। तो वो आखिर में 8 सितंबर को लौटकर दिल्ली आ जाते हैं। जिस दिन 15 अगस्त को पूरा देश जो है वो उत्साह से भरा हुआ था, खुशियां मना रहा था, गांधी सांप्रदायिक हिंसा के चलते बेहद दुखी थे। उनके 2 पत्र हैं, एक पत्र उन्होंने आसफ अली को लिखा है, दूसरा पत्र उन्होंने हरि प्रसाद देसाई को लिखा है और दोनों जो उनके पत्र हैं उसमें उन्होंने ये दुख जाहिर किया है कि पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा चल रही है। कलकत्ता में सब लोग ये कहानी जानते हैं कि 15 अगस्त को वो कलकत्ता में थे। बीबीसी के लोग उनके पास पहुंचे, उनका वर्जन चाहते थे। गांधी ने कहा कि कह दो दुनिया से कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आती है, मैं 15 अगस्त पे कुछ भी और नहीं कहना चाहता हूं। उपवास किया उन्होंने देश में शांति के लिए। तो एक व्यक्ति था जो 80 साल के उम्र में दिल्ली से नोआखली जाता है, नोआखली से कलकत्ता आता है, कलकत्ता से पटना आता है, पटना से भाग के रावलपिंडी जाता है, वहां से लाहौर जाता है, वहां से श्रीनगर जाता है, श्रीनगर से लौट के फिर दिल्ली आता है, दिल्ली से फिर पटना जाता है, पटना से फिर कलकत्ता जाता है। न उसको सत्ता की फिक्र थी, न किसी और चीज की फिक्र थी। जहां जो अल्पसंख्यक थे उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश करता है और उस पर सवाल वो लोग उठाते हैं जो अपने घरों से बाहर भी नहीं निकले जब पूरे देश में हिंसा मची हुई थी। क्या कर सकते थे गांधी उस दौर में? बार बार उनके बयान आते हैं कि मैं बिल्कुल लाचार हो गया हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। जिस अहिंसा की जिंदगी भर उन्होंने शिक्षा दी, उनके सामने उस अहिंसा की होलियां जलाई जा रही थी और 80 साल की उम्र में वो आदमी गली गली घूम रहा था कि देश में शांति स्थापित की जा सके। आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में रहते हुए भी लगातार ये बात वो कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान वाले पंजाब में जाना चाहता हूं ताकि वहां से हिंदुओं को बचा सकूं। अगर 30 जनवरी 1948 को उनको नाथूराम गोडसे ने गोली नहीं मारी होती तो वो शायद उसके बाद पाकिस्तान जाने की कोशिश करते और वहां हिंदुओं के साथ जो हो रहा था उसको रोकने की कोशिश करते। आप लोग जानते हैं कि सुचेता कृपलानी सहित कई सारे लोगों को उन्होंने पाकिस्तान भेजा था ताकि वहां से हिंदू औरतों को बचा के लाया जा सके। आप ये भी शायद जानते हो कि वो नोआखली से खुद तो चले आए थे, लेकिन कन्हू गांधी और अपने साथ के कई लोगों को नोआखली में छोड़ आए थे कि वहां के हालात पे नजर रखें और शांति स्थापित करने की कोशिश करें। तो वो महात्मा गांधी थे जो हर उस जगह जाने की कोशिश कर रहे थे जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा था। अल्पसंख्यक चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जहां अल्पसंख्यक हिंदू थे वहां मुसलमानों से बात कर रहे थे कि आपको इनको बचाना चाहिए, इनके खिलाफ हिंसा नहीं करनी चाहिए और उनके साथ खड़े थे, हिंदुओं के साथ खड़े थे। जहां अल्पसंख्यक मुसलमान थे वहां मुसलमानों के साथ खड़े थे। लेकिन जिनके दिमाग में सिर्फ हिंदू और मुसलमान भरा है वो चुन चुन के चीजें निकालते हैं। वो गांधी के बयानों को काट के पेश करते हैं ताकि यह दिखा सके कि गांधी तो सिर्फ मुसलमानों के साथ थे। गांधी बनना आसान नहीं है, गांधी बनना बहुत मुश्किल है। नोआखली की घटना बताती है कि एक ऐसी जगह जहां सड़कें भी नहीं थी, जहां समर्थन भी नहीं था, जहां हर तरह से सिर्फ परेशानी और परेशानी थी, वहां 3-4 महीने रहकर 80 साल का वो आदमी हिंसा की आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। अगर समझना चाहते हैं नोआखली में क्या क्या हुआ था, मैंने अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में भी बहुत विस्तार से दिया है। लेकिन सबसे अच्छा आप समझ सकते हैं निर्मल कुमार बोस की किताब जो मैंने आपको शुरू में ही बताई, माई डेज विद गांधी। एक ऐसी किताब, एक ऐसे आदमी द्वारा लिखी हुई किताब जो पूरे वक्त नोआखली में गांधी के साथ था। इस किताब को पढ़ते हुए आपको समझ में आएगा कि उन विपरीत हालात में जब अपने आप को हिंदुओं का नेता कहने वाले लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप सोचिए हिंदू महासभा के नेता थे, बाद में जनसंघ के नेता हुए, कलकत्ता में रहते थे लेकिन कलकत्ता से नोआखली जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई।
और गांधी, जिनको बांग्ला आती भी नहीं थी, वो दिल्ली से नोआखली पहुंच जाते हैं, वहां के एक अंदरूनी गांव में जाकर रहते हैं, गांव गांव घूमते हैं। लोग कहते हैं आपकी जान को खतरा है, तो वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेरा काम है वो करता रहूंगा, और वहां हिंसा की आग बुझाने की कोशिश करते हैं। और 20 किताबें आपको मिल जाएंगी जो बताती हैं कि वहां उन्होंने हिंदुओं की जान बचाने के लिए कितना महत्वपूर्ण काम किया, कितने लोगों की जान बचाई। एक ऐसे आदमी पर जब आप एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ आती है और पूछती है कि बताइए, जो आपके नेता थे वो उस दौर में क्या कर रहे थे। तो नोआखली को लेकर इतना ही। विस्तार से पढ़ने के लिए मैंने आपको किताबें बता दी हैं। जुड़े रहिए हमसे, इतिहास की बातों के लिए, वर्तमान की बातों के लिए। लगातार हमें देखते रहिए, दोस्तों को दिखाते रहिए ये वीडियो, जहां से सवाल उठते हैं उनको जवाब में जो तथ्य मैं दे रहा हूं वो तथ्य आप पेश कर दीजिए, और हमें लगातार ताकत देते रहिए ताकि कैमरे की आंख में और सत्ता की आंख में आंख डालकर हम सच बोल सकें। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो मेंबरशिप का भी ऑप्शन है, सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन है। जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।